नमस्कार। आज बात करते हैं इंडियन मार्केट के मौजूदा मूड की। मतलब ऊपर से देखें तो सब एकदम शांत, एकदम चिल लग रहा है। लेकिन सच कहूं तो पानी के नीचे काफी उथल-पुथल मची हुई है। कुछ बड़े रिस्क हैं जो धीरे-धीरे पनप रहे हैं। तो चलिए, देर किस बात की, सीधा डाइव लगाते हैं और समझते हैं कि चल क्या रहा है। ये लाइन है ना, बाजार अपने ही मौज में अपनी ही मस्ती में आज के मार्केट पे एकदम सटीक बैठती है। मतलब दुनिया में चाहे जो भी टेंशन चल रही हो, मार्केट को देखकर लगता है कि उसे कोई फिक्र ही नहीं है। वो एक अलग ही उम्मीद में जी रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मार्केट ने सारे डर को किनारे रख दिया है और बस एक ही कहानी पर यकीन कर लिया है कि भाई सब अच्छा ही होगा, कुछ गलत हो ही नहीं सकता। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये इतनी जबरदस्त पॉजिटिविटी, ये उम्मीद आ कहां से रही है। चलिए उन मेन वजहों को, उन धारणाओं को समझते हैं जो सिर्फ इंडियन ही नहीं बल्कि अमेरिकी बाजारों को भी चला रही हैं। देखिए, मजे की बात यह है कि मार्केट ने ना एक बेस्ट केस सिनेरियो बना लिया है। मतलब उसने मान लिया है कि सब कुछ बेस्ट ही होगा। जैसे ईरान इजराइल का जो झगड़ा है वो बढ़ेगा नहीं, बस 7-10 दिन में सुलझ जाएगा। और तो और क्रूड ऑयल जो अभी $90 के ऊपर है वो भी गिरकर सीधा 70 पर आ जाएगा। मतलब मार्केट ये मानकर चल रहा है कि लड़ाई भी खत्म, तेल भी सस्ता। बहुत ज्यादा उम्मीद वाली बात है कि नहीं? ठीक है, तो ये तो हुई उम्मीद की बात, पर कहते हैं ना, सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। तो अब जरा इस उम्मीद से आगे बढ़कर उन दो बड़े खतरों पर नजर डालते हैं जो इस सारे अच्छे माहौल को बिगाड़ सकते हैं। तो देखिए, यहाँ दो बड़ी दिक्कतें हैं। पहली तो है अपने घर की, मतलब एकदम सीधी और असरदार पेट्रोल डीजल की कीमतें। और दूसरी है एक बहुत बड़ी ग्लोबल प्रॉब्लम, अमेरिका का बढ़ता हुआ कर्ज। और ये कोई छोटा मोटा खतरा नहीं है, ये ऐसा है जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिलाकर रख सकता है। और ये जो चेतावनी है ना, ये किसी ऐरे गेरे की नहीं है। ये कह रहे हैं हेनरी पॉल्सन। याद है 2008 का संकट, लेहमन ब्रदर्स वाला? ये उस वक्त अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी थे। मतलब इन्होंने उस पूरे भूचाल को अपनी आंखों से देखा है, उसे मैनेज किया है। तो जब वो इंसान कहता है कि अमेरिका को अपना कर्ज चुकाने में मुश्किल होगी, तो इस बात को बहुत गंभीरता से लेना पड़ता है। जरा इस नंबर को देखिए, 30 से 35 ट्रिलियन डॉलर। ये इतना बड़ा अमाउंट है कि सोचना भी मुश्किल है। ये अमेरिकी सरकार पर कुल उधार। और देखिए, मसला सिर्फ अमेरिका का नहीं है। अगर इस कर्ज को खरीदने वाले लोग नहीं मिले, मतलब अगर अमेरिका को और उधार देने वाले नहीं मिले, तो जो संकट खड़ा होगा ना, उसकी लहरें पूरी दुनिया महसूस करेगी। तो हो क्या रहा है, अमेरिका के लिए एक तरह का फंडिंग क्राइसिस खड़ा हो रहा है। मतलब जो लोग हमेशा से उसका कर्ज खरीदते थे, उसके बॉन्ड्स में पैसा लगाते थे, वो अब पीछे हट रहे हैं। चीन अब बॉन्ड की जगह सोना खरीद रहा है। जापान और यूके, उनके पास पहले से ही इतने अमेरिकी बॉन्ड हैं कि वो और नहीं खरीद सकते। तो सवाल यह है कि पैसा आएगा कहां से? और यहीं पर आता है राहु केतु इफेक्ट। क्या बढ़िया नाम दिया है ना। ये बॉन्ड मार्केट और इंटरेस्ट रेट्स के रिश्ते को समझने के लिए एकदम परफेक्ट है। देखिए, इनका रिश्ता उल्टा होता है, 36 का आंकड़ा है। मतलब अगर एक नीचे जाएगा तो दूसरा ऊपर। तो सोचिए, अगर बॉन्ड मार्केट को खरीदार नहीं मिले और वो क्रैश हो गया, तो इंटरेस्ट रेट्स वो रॉकेट की तरह ऊपर भागेंगी। और अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में जो उथल पुथल मचेगी, उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। तो ये तो हुई दुनिया की बात। अब सवाल ये है कि इस पूरे ग्लोबल सीन में भारत क्या कर रहा है। हमारा आरबीआई इन सब प्रेशर्स से कैसे डील कर रहा है, खासतौर पर रुपए को लेकर। अच्छा, आरबीआई ने ना एक बड़ा ही स्मार्ट लेकिन थोड़ा रिस्की दांव खेला है। प्रॉब्लम क्या थी? तेल खरीदने के लिए फॉरेन डॉलर चाहिए थे, जिससे रुपए पर जबरदस्त प्रेशर आ रहा था। तो आरबीआई ने तेल कंपनियों से कहा, एक काम करो, अभी स्पॉट मार्केट से मत खरीदो, 3 महीने बाद की डिलीवरी के लिए सौदा कर लो। इससे क्या हुआ? स्पॉट मार्केट में डॉलर की डिमांड कम हो गई और रुपया फिलहाल के लिए संभल गया। लेकिन इसमें एक लेकिन है। यह प्रॉब्लम को बस 3 महीने के लिए आगे धकेल दिया गया है, इस उम्मीद में कि भाई 3 महीने में हालात सुधर जाएंगे। तो ठीक है, ये सारा सीन समझ में आ गया। एक तरफ मार्केट की उम्मीद, दूसरी तरफ ये बड़े बड़े रिस्क। अब सबसे बड़ा सवाल, इन सब के बीच एक इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? कैसे सोचे अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में? और एक सवाल जो शायद सबके मन में आ रहा होगा कि अगर पेट्रोल डीजल महंगा होता है तो क्या ईवी स्टॉक्स में पैसा लगाना सही रहेगा? क्या ये एक स्मार्ट मूव है? इसका जवाब इतना सीधा नहीं है, हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। जरा सोचिए, टाटा मोटर्स या एमएनएम जैसी बड़ी कंपनियों को देखिए। वो ईवी भी बनाती हैं और पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियां भी। तो हो सकता है कि ईवी की बढ़ती सेल से जो फायदा हो, वो पेट्रोल गाड़ियों की कम होती सेल से बैलेंस हो जाए। तो बात इतनी सिंपल नहीं है, आपको कंपनी के अंदर जाकर देखना पड़ेगा, डीप रिसर्च करनी होगी।
और यहीं पे बात आती है रिस्क और रिवॉर्ड की। देखिए, अगर किसी को बिल्कुल सेफ फिक्स डिपॉजिट जैसा रिटर्न चाहिए तो फिर आईटीसी जैसे स्टॉक या किसी और स्टॉक में पैसा क्यों लगाना? शेयर मार्केट में आने का मतलब ही है कि आप थोड़े बड़े रिवॉर्ड के लिए एक कैलकुलेटेड, सोचा समझा रिस्क ले रहे हैं। इसे समझने के लिए ना, क्रिकेट की ये मिसाल एकदम परफेक्ट है। आप किस तरह के बल्लेबाज हैं? क्या आप श्रीकांत की तरह हैं, जो एक रन के लिए गली और स्लिप के बीच से कट मारने का बड़ा रिस्क लेते हैं? रिस्क पूरा है, आउट होने का चांस भी है, पर मिलेगा क्या? बस एक रन। या फिर आप सहवाग की तरह हैं, जो अपर कट मारकर थर्ड मैन के ऊपर से छक्का मारने का रिस्क लेते हैं। हाँ, यहां भी रिस्क है, कैच हो सकता है, लेकिन अगर शॉट लग गया तो सीधा छक्का, रिवॉर्ड भी तो बड़ा है। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं और देखते हैं कि आखिर में हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए। तो बात का निचोड़ यह है कि मार्केट ने जो फौरी संकट था उससे तो किसी तरह मैनेज कर लिया है, मतलब अभी के लिए हम एक मुश्किल से बच गए हैं। लेकिन जो असली, जो जड़ में समस्याएं हैं वो कहीं नहीं गईं, वो जस की तस बनी हुई हैं। और इसीलिए ये बात कही गई है कि शेयर बाजार के भागीदार के रूप में हमें शैंपेन की बोतल नहीं खोलनी चाहिए। मतलब साफ है, अभी जश्न मनाने का, रिलैक्स होने का टाइम नहीं आया है, अभी भी सावधान रहने की जरूरत है। और आखिर में हम सब के लिए सोचने वाला सवाल यही है, आज के इस मार्केट में सावधानी और हिम्मत के बीच सही बैलेंस क्या होना चाहिए? कहां तक सावधान रहें और कहां पर हिम्मत दिखाएं? अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए इस सवाल का जवाब ढूंढना शायद सबसे ज्यादा जरूरी है।